पीएचडी इंटरव्यू में वो कौन सी बातें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। तो सवाल पैदा ये होता है कि इस मौजू पर ज्ञान देने वाला मैं कौन होता हूँ। तो आपके इल्म के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नहीं दो दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में रिसर्च का इंटरव्यू फेस किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए और जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही में मेरा सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा जब मैंने जामिया से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी और आती हैं। तो उस वक्त मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुछ इंटरव्यूज़ दिए जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे प्राइवेट जॉब में, कारपोरेट में जाना नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपके सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी होंगी कि इस मौजू पर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। तो दोस्तों, पीएचडी इंटरव्यू में जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका रिसर्च प्रपोजल, आपका सिनॉप्सिस। जिस मौजू पर आपने सिनॉप्सिस तैयार किया है, अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है, ज़्यादातर सवालात आने के चांसेस वहीं से होते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में आपसे ज़रा पर्सनल क्वेश्चन किया जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपना तारुफ पेश करें। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तवील तारुफ नहीं पेश करना है कि मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने यहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर मैं यहाँ गया वहाँ गया। पूरी तफसीलात अपनी ज़िंदगी का वहाँ पे आपको अपनी बायोग्राफी नहीं बयान करनी है। ये बहुत ब्रीफ में आपको देना होता है कि मेरा नाम वसीम अहमद अलीमी है, मैं फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन एमए की तालीम फ़लाँ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है और अभी आपके सामने पीएचडी में दाखिला के उम्मीदवार के तौर पर हाजिर हूँ। बस इतना ही आपको बताना है। उसके अलावा अगर आपने कोई किताब तसनीफ़ की है या आपके एक दो मकाले अगर अहम किसी अखबार में या रसाइल में, रिसाले में शाये हुए हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना अगर तारुफ पेश करने के लिए बोला जाए तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर तारुफ पेश करने के लिए नहीं बोला जाए, और कुछ इंटरव्यू में क्या होता है कि रेंडम क्वेश्चन कर लेते हैं कि बताओ मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, या फिर इस तरह का रेंडम क्वेश्चन होता है कि दीवाने गालिब पहली दफ़ा कब शाये हुआ, मंटू के किसी अफसानवी मजमूए का नाम बताइए, या फिर बहुत सारे इस तरह के रेंडम क्वेश्चन। हालांकि जेन्युइनली और देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन रिसर्च के इंटरव्यू में पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी पूछते हैं तो आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होके जाना है उसके लिए। और अगर आप किसी रैंडम क्वेश्चन का जवाब डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो जस्ट से नो, आपको बस आराम से कह देना सर मैं नहीं जानता हूँ, इस ताल्लुक से मुझे इल्म नहीं, माजिरत खा हूँ। यानी सेइंग नो इज हाफ ऑफ द नॉलेज, नहीं कहना भी एक आधा इल्म तस्वुर किया जाता है। तो वहां पर आपको उल्टे सीधे जवाबात देने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट कह दें कि मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब आइए असल मौजू की तरफ आते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में आपको जाना है तो फॉर्मल ड्रेस में जाना है, अच्छे से बाल वगैरह कटवा के जाना है। अगर आप खातून हैं, फीमेल हैं, तो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। यानी वेल ड्रेस्ड होकर के आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है। ये तो भी खारजी बातें। अब चलिए असल मौजू की तरफ असल मौजू की तरफ लौटते हैं, और वो है कि जब आपसे रिसर्च प्रपोजल के बारे में सवाल हो तो देखिए दुनिया में दो तरह का खौफ सबसे बड़ा खौफ है। एक खौफ क्या है? मौत का खौफ, और दूसरा खौफ है पब्लिक मीटिंग को फेस करना या पब्लिक के सामने कुछ बोलना, यानी फियर ऑफ अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। और इंटरव्यू में तो पूरी फैकल्टी होती है, सदर शोबा होते हैं और पूरी फैकल्टी तकरीबन 10-12 प्रोफेसर्स होते हैं, और इतने सारे प्रोफेसर्स के सामने बैठ के कुछ बोलना ही, जो कि आपको पहले से पता है, वो भी बोलना बहुत दिल गुर्दे का काम है। तो अपने पीएचडी सिनॉप्सिस को, प्रपोजल को डिफेंड करना तो एक और बहुत बड़ी बात होगी। तो वहां पर जो सबसे अहम चीज है वो आपके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है। तो दरअसल होता क्या है कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है
तो उसका जवाब आपको मालूम भी है तो थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, फंबल हो जाता है, ज़बान में लड़खड़ाहट आ जाती है, या बदन में हल्का सा राशा तारी हो जाता है, थोड़ी सी कपकपाहट वगैरह, है ना, लर्जिश होने लगती है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया है, और जो सिर्फ मैं ही आपको बता सकता हूँ, कोई और यूट्यूब चैनल पे या कोई भी एक्सपर्ट आपको इस तरह से नहीं बताएगा, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल क्रिएशन है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस मौजू पर आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है, सपोज कीजिए कि आपके रिसर्च का टॉपिक है उर्दू के गैर मुस्लिम अफसाना निगार, एक तहकीकी व तनकीदी मुताला। तो अब इस मौजू पर कोई भी सवाल पूछे वो उससे, आपसे, मसलन वो ये कहें कि यही मौजू क्यों आपने इंतखाब किया, या वो ये कहें कि इस तरह की हिंदू मुस्लिम की दर्जाबंदी अदब में नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा कहें कि 10-15 नाम आप गिनवाइए जिनके बारे में आप रिसर्च करने जाएंगे। तो कोई भी सवाल हो, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन देने से पहले आपके जहन में एक रटा रटाया हुआ आंसर होना चाहिए, और शुरू आपको उसी जुमले से करना है, फिर असल सवाल की तरफ बढ़ना है। सपोज कीजिए कि इसी मौजू पर उर्दू के गैर मुस्लिम अफसाना निगार, एक तहकीकी व तनकीदी मुताला, आपने ये रिसर्च प्रपोजल तैयार किया और अब आप पीएचडी के इंटरव्यू में अपीयर हो चुके हैं। अब आपसे सवाल ये किया गया कि इस तरह की दर्जाबंदी क्यों, अदब में गैर मुस्लिम और मुस्लिम इस तरह की दर्जाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो अब एक रटा रटाया हुआ सवाल जवाब जो आपके जहन में था, सपोज कीजिए आपने ये बना के रखा है कि कुछ भी पूछे तो मैं शुरू यहां से करूंगा। आपको शुरू यहां से करना है कि सर, जैसा कि हम और आप वाकिफ हैं कि उर्दू अदब में अफसाना निगारी की रिवायत अंग्रेजी अदब के जेर साया परवान चढ़ी, और जैसा कि हम आलमी अदब में देखते हैं इस तरह की दर्जाबंदी पहले से मौजूद है। तो अदब में इस तरह की क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स, नज़ीरें और मिसालें पहले से मौजूद हैं, और जब हम किसी अदब के किसी अदबी सिन्फ को मुख्तलिफ खानों में तकसीम करते हैं तो उसके तहकीकी लवाजिमात जो होते हैं वो मुख्तस हो जाते हैं, और तहकीक का जो दायरे कार होता है वो एक रिसर्च स्कॉलर को बेहतरीन गुंजाइश देता है ताकि वो उस मौजू पर एक खुसूसियत के साथ खुसूसी हवाले से मुताला कर सकें। अब देखिए, इसी मौजू पर दूसरा सवाल वो ये करें कि कुछ गैर मुस्लिम अफसाना निगारों के नाम बताएं जो आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है। तो अब उसी पर दूसरा सवाल ये हो रहा है, कोई आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपने ये जो प्रपोजल बनाया है गैर मुस्लिम अफसाना निगार, इनका तहकीकी व तनकीदी मुताला, तो आपके जहन में कुछ नाम हैं, आप कुछ ऐसे 10-15 नाम गिनाइए या 5-6 नाम गिनाइए। तो नाम तो आपको गिनाना है सुरेंद्र प्रकाश, कृष्णचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी या बलराज मिन्रा। वो जवाब अभी नहीं देना है आपको, क्योंकि वो डायरेक्ट आप गिनाने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा खौफ होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इतने सारे लोगों के बीच में। तो इसका जवाब भी आपको वहीं से शुरू करना है जो आपने पहले से रटा हुआ है। शुरू कैसे करना है? सर, जैसा कि हम और आप वाकिफ हैं कि उर्दू अदब में अफसाना निगारी की रिवायत अंग्रेजी अदब के जेर साया परवान चढ़ी, और जब हम आलमी अदब का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ भी इस तरह की दर्जाबंदी पहले से मौजूद है। तो अदब में इस तरह की क्लासिफिकेशन से कोई मसला नहीं होता है, बल्कि खुसूसी मुताले में गुंजाइश बन जाती है। जब हम उर्दू अदब में देखते हैं सर, तो हमारे यहाँ गैर मुस्लिम अफसाना निगार, अब आपको आना है अपने जवाब की तरफ। गैर मुस्लिम अफसाना निगार में सर फहरिस्त जो कि उर्दू के भी अव्वलीन अफसाना निगार, बाज़ाब्ता अफसाना निगार तस्वुर किए जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, अव्वलीन दौर के हैं राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद हैं, फिर आगे चल के सुरेंद्र प्रकाश हैं, बलराज मिन्रा हैं, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो जवाब में आपको डायरेक्ट नहीं आना है, सवाल के लिए जो आपने एक कॉमन जवाब तैयार कर रखा है वहां से शुरू करना है, और फिर आपको जवाब की तरफ आना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहेगा, आपको लर्जिश नहीं होगी, और लर्जिश नहीं होगी, कपकपाहट नहीं होगी तो फंबल नहीं होगा, यानी लर्जिश नहीं होगी तो लफ्जिश नहीं होगी। तो ये है फंडा। दूसरी बात जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाएं तो जो आपका सिनॉप्सिस है, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है, आपने किसी से तैयार करवा लिया, किसी की मदद से तैयार कर लिया, चाहे कुछ भी हो,
उसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मुताला करके जाना है, उसके एक एक पॉइंट्स को ज़हन नशीं करना है और एक एक पॉइंट्स पे आपको कई तरह से उबूर हासिल करके जाना है, क्योंकि ज़्यादातर सवालात वहीं से आने के इम्कानात होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको खौफ है, और हर आदमी को डर लगता है इंटरव्यू में अपीयर होने में, तो अगर आपको खौफ है, डर महसूस होता है, तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यू कर ले। अपने किसी साथी को बार बार उसी टॉपिक पे आप इंटरव्यू दे करके जाएं। मॉक इंटरव्यू का यही मतलब होता है। साथी को नहीं तो अपने किसी सीनियर से आप इंटरव्यू करवा लें अपना कि मेरा आप 10 मिनट इस मौजू पर इंटरव्यू ले लो। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। आप मुझे फ़ोन करके अपना एक टाइम मुख्तस कर सकते हैं, और मैं आपने जिस मौजू पे सोचा है पीएचडी करने के लिए, मैं उस मौजू पे आपसे कुछ ऐसे सवालात कर लूँगा, आपका मॉक इंटरव्यू ले लूँगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अपना व्हाट्सअप नंबर भी मैं डाल दूँगा। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टाइम फिक्स कर सकते हैं। मैं खुद आपका मॉक इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हूँ। तो ये ओवरऑल वो बातें हैं जिसे आपको पीएचडी इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़्यादा ज़हन नशीं रख करके आपको अपीयर होना है। मैंने भी जब जामिया में अपने पीएचडी का इंटरव्यू दिया था, तो जेएनयू से अनवर पाशा सर आए थे और बहुत सारे हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो हमारे असातिज़ा हैं वो मौजूद थे, और उन्होंने इस तरह के बहुत सारे सवालात किए। तो मैं यही सारी ट्रिक अपनाया मैंने, और मेरा इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गया कि जो मेरे सुपरवाइज़र थे प्रोफेसर खालिद जावेद, वो फ़ौरन बाहर निकले, इंटरव्यू से ही बाहर निकल गए और स्किप करके वो बाहर आए, और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि यू फेस्ड योर इंटरव्यू वेरी वेल। तो आपको इन्हीं ट्रिक्स को अपनाना है इंटरव्यू के दौरान। और जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं आप में से जिन लोगों ने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दूसरे साथियों को भी फॉरवर्ड करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।